Assalamu alaikum students, welcome to the Zoom class of Assalamu alaikum students, welcome to the Zoom class of PHY 101। आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे किनेमैटिक्स 2। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द डेरिवेटिव्स शोज हाउ फास्ट अ फंक्शन चेंजेस व्हेन इट्स आर्गुमेंट इज चेंज। तो डेरिवेटिव्स के अंदर हम लोग जो है वो फंक्शन चेंज करते हैं जब आर्गुमेंट चेंज होता है। रिमेंबर दैट फॉर द एफ ऑफ एक्स वी से दैट एफ इज़ अ फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द आर्गुमेंट एक्स। तो एफ ऑफ एक्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास एफ फंक्शन होता है और एक्स जो है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, तो जब हमारा एक्स चेंज होता है तो जैसे ही हमारा एक्स चेंज होता है यानी हमारा आर्ग्यूमेंट चेंज होता है तो हमारा एक्स भी चेंज हो जाता है वेरिएबल के साथ। ठीक है, क्योंकि जो हमारा इनपुट होता है वो एक्स होता है और एफ हमारा फंक्शन होता है। यू शुड थिंक ऑफ एफ एज अ मशीन दैट गिव्स यू द वैल्यू एफ व्हेन यू इनपुट एक्स। तो आप एफ को एज मशीन ले लें कि जब आप वैल्यू एक्स पुट करेंगे तो आपके पास एफ मशीन आ जाएगा। सेकेंड है हमारे पास फंक्शन डू नॉट ऑलवेज हैव टू बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स। तो आपने ये याद रखना है, हमेशा फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स नहीं लिखते। एक्स इंटू टी या एक्स ऑफ टी इज़ आल्सो अ फंक्शन। तो एक्स इंटू टी इज़ आल्सो अ फंक्शन, हम उसको भी फंक्शन की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इट टेल अस वेयर द बॉडी इज़ एट अ डिफरेंट टाइम टी। तो हमें ये बताता है कि बॉडी डिफरेंट टाइम्स में कहाँ कहाँ पर मौजूद है। तो टी के ज़रिए हमें वो मालूम चलता है। ठीक है, एक्स फंक्शन हो गया और टी टाइम हो गया इसके अंदर। तो उसके बाद लिखा हुआ डेरिवेटिव ऑफ एक्स और टी एट टाइम टी इज़ डिफाइन एज। तो डी ओवर डी एक्स जो होता है ये हम लोग डेरिवेटिव के लिए लेते हैं। ठीक है, डी ओवर डी एक्स जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मैंने किया हुआ है आपको हाईलाइट, ये हम फंक्शन जब भी डेरिवेटिव का लेते हैं तो डी ओवर डी एक्स लिखते हैं, डी एक्स ओवर डी वाई लिखते हैं वैसे। लेकिन आप फंक्शन जब टी का ले रहे हैं, एक्स इंटू टी ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एफ लगाएंगे तो डी एफ आ जाएगा, अगर यहाँ वाई लगाएंगे तो डी वाई आ जाएगा। तो ये आपने खुद चेंज करना है। ठीक है, आगे लिमिट लगी अप्रोचेज टू जीरो टी अप्रोचेज टू जीरो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। तो ये सिंपल सा डेरिवेटिव लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप देखें लिमिट लगाई गई है एक्स इंटू एक्स टी प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स टी ओवर टी। तो यहाँ पे माइनस का जो है डेरिवेटिव लिया गया है। ठीक है, तो सिंपल आपने डेरिवेटिव को लगाना है। लेट सी हाउ अ कैलकुलेटेड डेरिवेटिव ऑफ सिंपल फंक्शन लाइक एक्स और टी इंटू एक्स टीयर। तो अब आपको उन्होंने बताया हुआ है पूरा कि आप सिंपली डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल आप डेरिवेटिव किसी चीज़ का भी कैसे ले सकते हैं। देखें, ये समझ लें आपके पास आया हुआ है टी है। ठीक है, और उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए जो उसकी पावर होगी, जो ऊपर पावर स्क्वायर है, उसको आपने शुरू में लिखना है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे ये जो टी लिखा हुआ है इसको ही लिखेंगे एज इट इज़, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर जो पावर है वही लिखनी है आपने दोबारा, और उसमें से हम हमेशा -1 कर देना, जो मर्जी पावर हो। ठीक है, तो ये जो हमारा है फंक्शन आ जाएगा 2 ओवर टी, 2 इंटू टी, और 2 में से -1 करेंगे तो 1। वो लिखने की ज़रूरत आपको है नहीं, का लिखना है तो लिख लें, कोई टेंशन नहीं है उसकी। ठीक है, तो उसकी पावर 1 हो जाएगी। वैसे हम पावर 1 लिखते नहीं है, तो हम इसको सिंपली एज 2 इंटू टी लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आई होगी कि आपने डेरिवेटिव सिंपल लेना किस तरह है। ठीक है, ये आपका काम आएगा। किसी को समझ नहीं आती MTH 101 की क्लास ज़रूर लें। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। उसके बाद उन्होंने उसको एज इट इज़ पूरा फंक्शन लिया गया है कि कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, और सिंपली उसका आंसर उन्होंने 2 लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि हम जो डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी सेम वर्ड का, वो उसी तरह लेते हैं। इट इज़ एक्चुअली द सेम वे यू कैन सी हाउ इफ़ एक्स इंटू टी इज़ टी एन देन। अगर टी एन हो जाता है, ठीक है, अगर टी की जगह हम एन लगा देते हैं, कोई स्केयर वगैरह कोई फॉर्म नहीं आती तो एन आती है, तो फार्मूला उसी तरह लगेगा। ठीक है, एन शुरू में लिखेंगे आप, साथ में आप टी लिखेंगे और n को माइनस करेंगे 1 से, तो ये आपके पास का सिंपल डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, और आपने रिमेंबर करना ही एक चीज़ कि आपने इससे पहले, यानी जो हमने लिखा हुआ है इससे पहले आपने लिखना है dx ओवर डी, यहाँ पे t है तो t लिखेंगे। ठीक है,
और इज इक्वल टू, फिर आपने ये वाला जो पूरा हमने लिखा है ये आपने लिख लेना है, ठीक है। तो होप सो आपको ये सिंपल तरीका समझ आया होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो उन्होंने देखें ये फार्मूला जिसे हमने निकाला था उस वाला निकाला है उन्होंने, आपको सिंपल समझा दिया मैंने। दिस इज एक्चुअली यूज़फुल रिजल्ट, तो ये बहुत ही यूज़फुल रिजल्ट है। तो आपने इसी तरह का डेरिवेटिव शायद आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज़ में आपको निकालना पड़ जाए, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने इस चीज़ को माइंड में रखते हुए इसको हल ज़रूर करना है, ये छोड़ना नहीं आप। उसके बाद 6 है कि हम लोग जो फार्मूला पिछली लेसन में हमने लेसन नंबर 2 में हमने अपनी जूम क्लास में पढ़ा था, वही फार्मूला दोबारा आया हुआ है। बस आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी वेरिएबल अगर अकेला होता है, ठीक है, उसके पास कोई चीज़ नहीं होती और हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे कोई समझ लें आप x है या y है, वो सिंपल डेरिवेटिव आप ले रहे हो, साथ में कुछ और भी है प्लस ये वो, तो सिंपल डेरिवेटिव जो आप सिंपल एक आम सी वैल्यू को लेते हैं वो ज़ीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? ज़ीरो, ठीक है। तो इसका आंसर ज़ीरो आ जाता है। इसी तरह उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है कि यहाँ पे x नॉट का जो है वेरिएबल जो है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया। उसके बाद v नॉट है प्लस 1/2 है at, ये देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर था तो 2 शुरू में आ गया और t आ गया, 2 - 1 1 होता है। तो इसका जो आंसर आएगा 2t आएगा क्योंकि उसके ऊपर 1 है, तो जैसे हमने पहले फाइंड किया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद आंसर आएगा v नॉट प्लस at, ठीक है, क्योंकि 2 का जो डेरिवेटिव है वो फिर 0 हो जाएगा और at आ जाएगा। तो इसी तरह हमारा जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो आ जाएगा 0 + a और a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो सिंपल ही उन्होंने जिस तरह हमने पिछले लेसन में फार्मूला निकाला था उसी तरह उन्होंने निकाला है, बस यहाँ पे डेरिवेटिव लगा है उसकी जगह 0 आ जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है A stone's drop from the rest increases its speed in the downward direction according to dv/dt is equal to g। तो अगर हम लोग ग्रेविटी का यूज़ जहाँ भी करेंगे तो वहाँ हमने g की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड लगानी है, ठीक है। ये जो निशान लगा हुआ है आपके पास, इसको आपने जहन में रखना है। ये निशान इस तरह करके निशान है, इसका मतलब होता है तकरीबन, पूरा नहीं, इक्वल टू का मतलब होता है कि इक्वल पूरा, लेकिन इसका मतलब है तकरीबन, ठीक है। तो तकरीबन ये हम लोग लिख सकते हैं 9.8, इसको हम 10 नहीं लिख सकते, इसको हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है कि ग्रेविटी का जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम g की वैल्यू 9.8 लेंगे, ठीक है। और उन्होंने बताया इफ़ वी मेजर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड अप देन द एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव। तो अगर ग्राउंड से आप नीचे की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव, ठीक है, और अगर हम नेगेटिव जाएंगे यानी कि अपवर्ड डाउनवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव, और ग्राउंड अप यानी अपवर्ड जाएंगे तो हमारे पास जो है ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये माइंड में आपने बात रखनी है याद, ताकि आपको जब भी एमसीक्यूज़ वगैरह है या आपको क्वेश्चन आए इस तरह का तो आपके जहन में होना चाहिए कि अपवर्ड डाउनवर्ड हमारे पास पॉजिटिव और अपवर्ड हमारे पास नेगेटिव होता है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ ईजी टू एक्सटेंड दिस आइडियाज़ टू अ बॉडी मूविंग इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम इस आइडिया को एक्सटेंड करें दोनों डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में तो हमारे लिए बहुत ईजी है। द पोजीशन एंड वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस आर, अगर हम 2 डायमेंशन के अंदर इन वैल्यूज़ को लेंगे तो आएगा r × x × t i + y × t j, ठीक है। तो यहाँ प्लस का फार्मूला लग रहा है कि पहली वैल्यू ली गई है उसको प्लस किया गया यानी i और j की डेफिनेशन ली गई है, तो दोनों का हम लोग dx/dt ले लेंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ दिखाया गया है कि dx/dt i का लिया हुआ है और dy/dt जो है वो j का लिया गया, और इसी तरह हमारे पास vi + vy j आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, जैसे दोनों डायरेक्शन में हमें बताया गया कि x और y की डायरेक्शन हमने लेनी है, तो सिंपल सी डेरिवेटिव आपने यहाँ पे लगा देनी है। हिंस द यूनिट वेक्टर i एंड j आर फिक्स मीनिंग दैट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, तो जो दोनों टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये फिक्स पोजीशन में होती हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b इज़ डिफाइंड एज a.b इज इक्वल टू a/b cos थीटा। तो जब भी स्केलर क्वांटिटी आ जाए आपके पास, वो भी 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ की, ठीक है, तो हमेशा आपने फार्मूला लगाना है a.b यानी a × b × ab cos थीटा, ठीक
ठीक है। तो ये आपका एक समझ ले प्रूफ जैसा है जो आपने याद रखना है, ठीक है। तो आगे देखें, रिमेंबर दैट द यूनिट वेक्टर आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे एंड आई इज इक्वल टू 1 एंड आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। तो आपने ये बात रिमेंबर रखनी है, ये चीज़ कि आई डॉट आई करेंगे हम, ठीक है। अगर आई डॉट आई किया हमने तो उसका आंसर 1 आना है, ठीक है। जे डॉट जे करेंगे आप तो उसका आंसर भी 1 आएगा। लेकिन अगर आपने आई की एक वैल्यू ली और उसको डॉट यानी मल्टीप्लाई किया जे की एक वैल्यू से, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0, ठीक है। तो ये बात याद रखनी, आई डॉट आई इजिकल टू 1, जे डॉट जे इजिकल टू 1 और आई डॉट जे इजिकल टू 0 हो जाएगा। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास लेक्चर नंबर 4, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। तो यहाँ पे हमें फोर्स की डेफिनेशन वगैरह बताएंगे और न्यूटन्स के लॉ जो हैं, जो हमने फर्स्ट या सेकंड में पढ़े हैं, वही बता रहे हैं आपको यहाँ पे। और बस उनकी वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज की हुई है, लेकिन मीनिंग उनका वही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एंसेंट व्यू ऑब्जेक्ट टेंड टू स्टॉप इफ़ दे आर इन मोशन, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप समथिंग मूविंग। अगर कोई भी चीज़ रेस्ट पोजीशन में है तो जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी तो वो मूव नहीं करेगी। जैसे आपके घर में कोई टेबल वगैरह है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, जब तक आप उसको मूव नहीं करेंगे, बेशक आप 1 दिन ले लें 2 दिन ले लें, वो वहीं का वहीं रहेगा। जब तक कोई ना कोई फोर्स यानी हवा की फोर्स या आप कोई फोर्स नहीं लगाते या कोई और दूसरी फोर्स का यूज़ नहीं करते आप, तो वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। उसको मूव कराने के लिए आपको फोर्स चाहिए। दिस वॉज अ नेचुरल थिंग टू बिलीव इन बिकॉज वी सी ऑब्जेक्ट स्टॉप मूविंग आफ्टर सम टाइम। तो ये हमने देखा है कि कुछ देर के बाद अगर फोर्स ख़त्म हो जाती है तो वो चीज़ रुक जाती है। जैसे आप फुटबॉल किक करते हैं, जितनी आपने फोर्स लगाई होती है उतना वो मूव करता है और कुछ देर बाद वो जो है वो स्टॉप कर जाता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है फ्रिक्शनलेस मोशन इज पॉसिबल टू सी ओनली इज द अदर सर्कमस्टेंसेस। तो जो फ्रिक्शनलेस चीज़ है, ठीक है, आपके पास जो फ्रिक्शन होती है, क्या गाइड करना है बता दें, दोबारा मैसेज करें आप, ठीक है। तो जो फ्रिक्शनलेस चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसमें फ्रिक्शन नहीं होती, रगड़ नहीं होती, तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, वो मूव करती ही रहती हैं, ठीक है। उनको जैसे कोई भी फ्रिक्शनलेस चीज़, जैसे यदि स्केट्स वगैरह होती हैं या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे बिल्कुल वो सीधा हो, ठीक है, उसके ऊपर कोई रगड़ ना हो, तो आपकी अगर गाड़ी है तो वो मूव करती रहती है, वो रुकती नहीं है। रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया की डेफिनेशन आपके पास आ गई है, आपने याद रखनी, इनर्शिया इज इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, आप अभी आई हैं तो आप ऐसा करेंगे कि आपको YouTube के ऊपर मिल जाएगा, जितना भी लेक्चर हमने पढ़ लिया है वो आपको सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। रजिस्टर में कोई भी चेंज हमारा आता है उसे हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। मोर इनर्शिया मीन्स इट इज़ हार्डर टू मेक अ बॉडी एक्सेलरेट और डिसेलरेट। तो अगर रगड़ ज़्यादा होती है, आपकी जो सरफेस है वो ज़्यादा स्मूथ नहीं है, ठीक है, उसमें फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन बहुत कम है, तो उसको जो है हम मूव करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए फोर्स चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर पहाड़ी इलाका है या सहराई इलाका है जहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम है गाड़ी को मूव करने के लिए, तो आपको स्पीड बढ़ानी होगी, उसकी वजह से ही गाड़ी जो है वो मूव कर पाएगी, ठीक है। वैसे अगर रोड है, साफ़ रोड है, सीधी रोड है, तो आपको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं है, आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से मूव कर पाएगी, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है, इनर्शिया इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नहीं छोड़ना आपने बिल्कुल भी। उसके बाद है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा होगा, दोबारा हम पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्शन एक्टेड अपॉन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स। जैसा हमने पहले पढ़ा कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी उसकी जो स्पीड है वो एक ही रहती है, ठीक है। अगर वो मूव कर रही है ऐसे मूव करेगी, अगर वो रुकी हुई तो रुकी रहेगी, ठीक है। जब तक कोई ना कोई उसके ऊपर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई हो, वो चीज़ मूव नहीं करेगी। ये सिंपल लॉ है, ठीक है।
और इसमें आता है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ये आपने जहन में रखना है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, ठीक है। ठीक है, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, ये आपने याद रखना। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। एक्सेलरेशन तभी आएगी कोई ना कोई फोर्स लगेगी, स्पीड तभी आएगी कोई ना कोई फोर्स होगी। तो ये भी आपने जहन में रख लेना है। द ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी द हार्डर इट इज़ टू चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन। तो अगर किसी बॉडी का मास यानी उसका वज़न ज़्यादा होगा तो हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम उसकी जो मोशन है उसको चेंज कर सकें। ज़ाहिर बात है, जैसे गाड़ी है उसको अगर आप धक्का लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए, लेकिन अगर कोई साइकिल है या कोई छोटी चीज़ है उसको आपको जो फोर्स लगानी है, बॉडी धक्का लगाना है या कुछ भी लगाना है, वो आसान होगा, ठीक है। मोर द मास मीन्स मोर इनर्शिया। अगर ज़्यादा उसके पास वज़न होगा, ज़्यादा मास होगा तो उसका इनर्शिया भी बढ़ेगा, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इन अदर वर्ड्स मोर मास लीड टू लेस एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का, तो उसकी एक्सेलरेशन यानी उसकी स्पीड भी कम होगी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं एक्सेलरेशन ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी कि एक्सेलरेशन यानी स्पीड जो आपकी होगी बॉडी की वो जो है 1/m यानी 1 मास होगी, मास से डिवाइड हो जाएगी और उसकी स्पीड उतनी हो जाएगी, ठीक है। कंबाइन बोथ अबव इक्वेशन कंक्लूड ए इज इक्वल टू F/m। तो ठीक है, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखेंगे और ऊपर वाली को देखेंगे कि ए हमारे पास F के बराबर है, तो अगर ए F के बराबर है तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F/m हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं 1 जो है F से मल्टीप्लाई हो जाएगा उस तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि F/m, ठीक है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F/m है, ठीक है। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ है ए इज इक्वल टू F/m, यानी एक्सेलरेशन बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाय मास के, ठीक है। और इफ़ यू प्रेफर राइट एज, अगर F को हम यहीं रखेंगे, ये वाला जो F है इसको यहाँ रखो, ये m डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपका ए जो है वो है F/m, ऐसा ही है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F यहीं रहेगा, ये जो m यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा F इंटू AM हो जाएगा, या MA आप लिख लो, ठीक है। तो MA आ जाएगा आपके पास मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। जहाँ पे कोई निशान नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई का निशान होता है, ठीक है। तो इनमें कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट इतना इररिलेवेंट है, इसको आपने सिर्फ रीड आउट कर लेना, माइंड में रखना है। 8वां पॉइंट है हमारे पास फोर्स हैज़ डायमेंशन ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स है, ताकत जो हम लगाएंगे उसके 2 डायमेंशन हमारे पास होंगे, वज़न और स्पीड, ठीक है, मास एंड एक्सेलरेशन। तो आपको ने हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, जितने भी हमारे क्वांटिटीज़ यूनिट्स होंगे वो हमने MLT स्क्वायर में लेने हैं, ठीक है, या MKS यानी मिली किलोग्राम सिस्टम में जो हमने पहले पढ़ा था उसमें हमने इसको करना है। तो यूनिट फोर्स इज़ न्यूटन, ये न्यूटन का जो हमारा फोर्स का यूनिट होगा हम यही लगाएंगे। इट हैज़ अ सिंबल N वेयर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो जो इसमें हमारे पास N होगा वो 1 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। जब भी आपको न्यूटन दिया जाएगा, N की वैल्यू दी जाएगी, किसी भी वैल्यू या फोर्स में लिखा होगा 20N 30N, फोर्स की अगर वैल्यू इस तरह दी जाए तो आपने उसको ये समझना है कि N की जगह आपने 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड उसको अज्यूम करना है, उसको लिख लेना है, बेशक आप लिख लें। तो 1 न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी बात आपने जहन में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 9 है, फोर्सेस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ आइटम्स विद इन अ ब्लॉक ऑफ वुड आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। तो आपने ये याद रखना है कि जो फोर्स होती है, ताकत होती है, वो इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल जैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे आइटम्स के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, तो वो इंटरनल फोर्स है। और एक्सटर्नल फोर्स अगर आप देखें, समथिंग पुशिंग द वुड, कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान जो है अगर किसी लकड़ी को धक्का दे रहा है, काट रहा है, तो वो उसके ऊपर एक्सटर्नल यानी बैरूनी ताकत जो है वो उसके ऊपर लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि F इज इक्वल टू M में, रिमेंबर दैट F स्टैंड्स फॉर द टोटल एक्सटर्नल फोर्स।
अपॉन द बॉडी। तो F इजिकल टू ma में जो F है हमारे पास फोर्स है वो सारी की सारी एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं, ठीक है। वो एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है और वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद लिखा हुआ है फोर्सेस आर वेक्टर्स एंड सो दे मस्ट बी एडिड वर्टिकली। तो कोई भी आपके पास फोर्स है वो वेक्टर होती है, तो उसको हम लोग जो है वेक्टर्स को ऐड करते हैं वर्टिकली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली नहीं करते, वर्टिकली करते हैं। इसी बुनियाद पे हम लोग उसको कह सकते हैं पॉइंट में डिवाइड करके कि F इजिकल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, इसी तरह हम चलते जाएंगे जहाँ तक हमें चाहिए होगा आंसर। तो ये आपने बात अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद है ग्रेविटी एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द मास ऑफ द बॉडी। जो ग्रेविटी हमारी है वो बॉडी पर डायरेक्ट जो है वो असर करती है। दिस इज़ वेरी important experiment observation due to Newton's and does not follow from F is equal to ma. So a body of mass m1 expresses a force m is equal to m1 जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी जो हमने पीछे पढ़ा है कि जी की वैल्यू जहाँ आएगी जहाँ पे ग्रेविटी का जिक्र किया जाएगा, तो अगर ग्रेविटी का जिक्र किया जाएगा तो हम F इज इक्वल टू एम ए नहीं लेंगे, बल्कि हम फार्मूला चेंज करेंगे और हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू m1g, यानी फोर्स 1 जो आपकी पहली फोर्स होगी और आपका जो मास 1 होगा, पहला मास, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटी से। ग्रेविटी की वैल्यू आपको अगर याद होगी तो 9.8 मीटर पर सेकंड मैंने बताई थी, ऊपर लिखा हुआ है 0.1 या 2 में लिखा हुआ कहीं पे, ठीक है, जो हम लोग रीड आउट कर चुके हैं। While the body of mass m2 expresses as a force m2 is equal to m। अच्छा, अगर दो फोर्सेज होंगी तो उसी तरह f2 कर देना है आपने और उसको m2 और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देना। वेयर g is the acceleration which is a body big or small falls under the influence of gravity। तो अगर उस पर डिपेंड करता है कि बॉडी जो है वो अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो मैंने समझाया है आपको वो, और आपने देखना है कि बॉडी के जो वेट है वो ज़्यादा है या कम है, ठीक है। उस लिहाज से जो ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन बन जाएगी, यानी उसकी स्पीड बन जाएगी, ठीक है। गैलीलियो हैड एस्टेब्लिश्ड दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट व्हेन ही ड्रॉप डिफरेंट मासेस फ्रॉम द फेमस लीविंग टावर ऑफ पीसा। लीविंग टावर ऑफ पीसा से उन्होंने जो चीज़ें गिराई थी तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जिनका वजन ज़्यादा है वो पहले आती हैं या बाद में आती हैं, और जिनका हल्का है वो पहले आ रही है बाद में आ रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसकी ज़रिए से ही आपके ये फार्मूलाज को चेंज किया गया और ग्रेविटी का जिक्र किया गया, क्योंकि कोई भी ऊपर से चीज़ जब गिरती है तो ग्रेविटी उसको फोर्स, जो ग्रेविटी की फोर्स होती है उसके ऊपर एक्ट करती है और उसको अपनी तरफ खींचती है। जैसे आपको पता है कि स्पेस में अगर आप कोई चीज़ फेंकेंगे तो वो एक ही बराबर है, वो हवा में फ्लोट करती रहेगी, उनका कोई वज़न जो है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जब ग्रेविटी की बात की जाए तो आपका जितना भी चीज़ें हैं वो उसकी जो मास है और फोर्स जो लग रही है उसके ऊपर, वो ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड करती है कि ग्रेविटी उसको कितना ज़ोर से उसके ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद है द वेट ऑफ द बॉडी W इज़ फोर्स विच ग्रेविटी एक्सपर्ट अपॉन। तो जो वेट है वो किसी के बराबर है, mg के बराबर है। मास एंड वेट आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट क्वांटिटीज़। मास और वेट जो है वो दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू यूज़ अ स्प्रिंग बैलेंस टू वेट अ किलो ऑफ ग्रेप्स ऑन अर्थ, द ग्रेप्स वुड वेट ओनली 1/7 किलोग्राम ऑन द मून। तो अगर आप कोई चीज़ जैसे ग्रेप्स है यानी अंगूर है, उनको आप अगर बैलेंस करना चाहें, ठीक है, तो जो उनकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 1/7 नहीं होगी, बल्कि ये मून के ऊपर 1/7 किलोग्राम होगी, लेकिन यहाँ पे उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। यानी अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्पेस है उसके ऊपर जो बॉडी का वेट है वो फ्लोट करता है हवा में, वहाँ ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, उसका वेट अलग होगा, और यहाँ पे जो होगा उसका वेट अलग कंसिडर किया जाएगा बिकॉज ग्रेविटी उसके अंदर एक्ट कर रही है। तो आपने ये वेट का फार्मूला भी अपने जहन में रखना है कि W इक्वल टू mg, यहाँ पे ग्रेविटी के लिहाज से मैं बता रहा हूँ आपको। न्यूटन थर्ड लॉ है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कि न्यूटन का थर्ड लॉ है कि हर एक्शन के लिए बराबर का एक्शन है, लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो आपने सिंपली अपने आप को जो माइंड में रखना है इतना ही रखना है, इसमें आगे को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसके बाद रीड आउट करना है आपने। उसके बाद है इफ़ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल देन व्हाई डज अ बॉडी एक्सेलरेट एट ऑल। अगर बॉडी का एक्शन रिएक्शन बराबर है तो वो उसकी जो स्पीड है बॉडी की वो क्यों बढ़ती है, कम होती है, ठीक है। ये सवाल पूछ रहा है हमसे, तो आगे उसका जवाब भी दिया गया है। स्टूडेंट आर ऑफ्टन कंफ्यूज बाय दिस, द आंसर लिखा हुआ है इसका, ये आंसर वो खुद ही दे रहा है आपको। इन कंसिडरिंग द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इसको रीड आउट करते हैं हम लोग आज।
इन कंसिडरिंग द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी यू मस्ट कंसिडर ओनली द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द बॉडी। ठीक है, तो जब आपने स्पीड देखनी है बॉडी की तो आपने क्या करना है, उसकी सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है उसको देखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द अर्थ पुल्स अ स्टोन टूवर्ड्स इट। कोई जो अर्थ है, हमारी ज़मीन है, वो एक पत्थर को खींचती है अपनी तरफ ग्रेविटी के ज़रिए। इट कॉज इट टू एक्सेलरेट बिकॉज देयर इज़ अ नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द स्टोन। अगर ऊपर से आप स्टोन गिराते हैं तो जो जितनी वो तेज़ी से आ रहा है उसका मतलब है कि ग्रेविटी उसके ऊपर उतना ही नेट फोर्स लगा रही है, आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे। आपने ऊपर की तरफ फेंका पत्थर, वो वापस जब नीचे आएगा उसके ऊपर ग्रेविटी जो है वो एक नेट फोर्स लागू करेगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड बाय द थर्ड लॉ द स्टोन आल्सो पुल्स द अर्थ टुवर्ड्स इट एंड दिस कॉजेज द अर्थ टू एक्सेलरेट टुवर्ड्स द स्टोन। तो अगर हम थर्ड लॉ लेंगे तो जब आप पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो वो आपने एक्सेलरेशन लगाई, जब पत्थर ऊपर जाता है, जब उसकी ग्रेविटी, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाती है, उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है, वो रुक जाता है, तो उसके बाद वो पत्थर भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, जिसके ज़रिए से एक और जो है फोर्स पैदा होती है। However, because the mass of the earth is so large, we are only able to see the acceleration of the stone and not that the earth. तो अगर हम देखें कि अर्थ जो है वो भी स्टोन को खींच रहा है अपनी तरफ, और स्टोन जो है अर्थ को भी खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन अगर आप देखें साइज़ में पत्थर छोटा है और जो अर्थ है वो बड़ा है, इसी वजह से जो हमें फोर्स दिखती है वो सिर्फ अर्थ की दिखती है और अर्थ अपनी तरफ उसको खींच पाता है। यही वजह है कि हम पत्थर ऊपर फेंकते हैं वो डायरेक्टली और तेज़ी से वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि अर्थ का जो मास है वो ज़्यादा है स्टोन के मास से, और हमें वही फोर्स दिखती है। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। एप्लीकेशंस यानी हम न्यूटन लॉ किस तरह यूज़ करते हैं। एन ऑब्वियस कंक्लूजन फ्रॉम F इजिकल टू M इज़ दैट F इजिकल टू 0 एंड A इजिकल टू 0। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें F इजिकल टू M में, तो F जो फोर्स है वो भी 0 है और एक्सेलरेशन जो है वो भी 0 है। हाउ सिंपल येट हाउ पावरफुल। ये कितना सिंपल बात है लेकिन कितनी पावरफुल बात है। दिस सेज दैट फॉर एनी बडी दैट इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग दिस सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अपॉन इट मस्ट वैनिश। तो जितनी भी सारी हमारी फोर्सेज एक्ट करेंगी मास के ऊपर, M के ऊपर, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एट द एंड ख़त्म होनी ही होनी है, वैनिश होनी ही होनी है। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है कि एक्सेलरेशन एट द एंड 0 हो जाएगी और फोर्स भी क्या हो जाएगी, 0। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम अ स्टोन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। अगर आप एक पत्थर को लें ग्राउंड के ऊपर तो वो क्या कर रहा होता है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। अ पेंसिल बैलेंस ऑन योर फिंगर। अगर आप एक पेंसिल को अपनी उंगली के ऊपर बैलेंस कर लेते हैं, उसको खड़ा कर लेते हैं। अ लाइडर प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल। एक जो आपकी सीढ़ी है उसको आप जो है दीवार से खड़ा कर लें। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट हाइट। अगर एक कोई एयरक्राफ्ट है वो एक यानी कि वो एक हाइट पे और एक ही स्पीड पे चल रहा हो, तो ये सारी एग्जांपल किस चीज़ की हैं, इक्विलिब्रियम की हैं। इस तरह के एमसीक्यूज़ में आ सकता है आपके पास, तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इस पॉइंट को अपने जहन में रखना है। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम आउट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये अब जो सिस्टम ऊपर हमने सेकंड पढ़ा है ये इन है, ठीक है, ये इन इक्विलिब्रियम है। तो ये आपने मैं इसको कंफ्यूज नहीं होना इसके हवाले से कि ये इन है और ये आउट ऑफ इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स आपको बता रहा है। तो आपने इनको एमसीक्यूज़ के हवाले से याद करना है। इस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं आपसे। अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड दैट इज़ एट द इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो जब हम लोग पत्थर ऊपर हवा में फेंकते हैं, जब वो ज़ीरो हो जाता है यानी उसकी पावर ख़त्म हो जाती है, वो वापस आने लगता है, उससे पहले जब वो बिल्कुल ज़ीरो होता है वो आउट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाता है। अ प्लेन डाइविंग टू डाउनवर्ड्स। जब प्लेन नीचे की तरफ आ रहा होता है तब हम उसको कहते हैं आउट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब ऊपर वो हाइट पे था तब इन इक्विलिब्रियम था, और जब नीचे आने लगेगा तो वो आउट ऑफ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अ कार रेस्ट हुज ड्राइवर हैज़ जस्ट स्टेप ऑन द कार्स एक्सेलरेशन। जब अभी कोई कार यानी उसकी जो स्पीड के ऊपर जो है रेस के ऊपर जब पाँव रखता है तब भी वो आउट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ आउट ऑफ इक्विलिब्रियम की और इन इक्विलिब्रियम की हैं। ये आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से अपने जहन में ज़रूर याद रखनी है। इफ़ यू नो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इट इज़ ईजी टू फाइंड द फोर्स दैट कॉज इट टू एक्सेलरेट। अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी का पता है तो आपको जो फोर्स उसके ऊपर लगी है उसका भी पता होगा। एन एयरक्राफ्ट ऑफ मास हैज़ पोजीशन वेक्टर। तो जो भी हमारा एयरक्राफ्ट होता है उसका जो वज़न होता है, उसकी जो पोजीशन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपने याद रखना है। आगे जो है इसके ऊपर आपने डेरिवेटिव का फार्मूला लगाया हुआ है, r इंटू ए टी प्लस बी टी आई प्लस सी टी स्क्र प्लस डी टी 4। और देखें
अब इसमें क्या किया गया, उन्होंने उसको डबल डेरिवेटिव लगाया। इसके अंदर आपने याद रखना है कि डबल डेरिवेटिव लगा हुआ है, सिंगल नहीं लगा हुआ। डबल डेरिवेटिव का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। डबल डेरिवेटिव आप इस तरह ले लें कि जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा था, जैसे मैंने आपको जो टी स्क्वायर का फार्मूला बताया था, उसी तरह अगर हम डबल डेरिवेटिव लें, समझ लें आपके पास एक्स का क्यूब है, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने बोला था कि इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पहली जो पावर है उसको लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास वैल्यू है एक्स, और पावर में से हमने -1 करना है, ठीक है। तो ये बराबर हो जाता है 3x, और ये यहाँ 3 में से 1 गया तो इसकी पावर 2। ये है सिंगल डेरिवेटिव, आपने सिंगल ले लिया। अब दोबारा इसी चीज़ का, ये जो हमारे पास आंसर आया है, इसका डेरिवेटिव आपने दोबारा लेना है, तो इसका दोबारा लेंगे उसी तरह जिस तरह पहले लिया था। 2 को शुरू में रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है और x है, और इसकी पावर 2 थी, 2 के हमने -1 करना है, हमने हमेशा बोला था पावर -1 होगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 × 3 6 हो जाएगा, और x में से अगर 2 में से 1 पावर जाएगी तो 1 आ जाएगी, वो लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव इस तरह लिया जाता है, मैं रिपीट कर देता हूँ। x की पावर क्यूब है, तो हम सबसे पहले जो पावर है वो लिखते हैं, ठीक है। ये हमने पावर लिखी, फिर उसके बाद x लिखना है आपने, ये x लिखा, और पावर में से आपने -1 करना है हमेशा। तो 3 में से पावर 1 माइनस करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास पहले डेरिवेटिव का आंसर आया। पहले डेरिवेटिव को आपने दोबारा उसी तरह लिख लेना है, लिख लिया। अब दोबारा वही काम करेंगे, जो पावर होगी उसको शुरू में लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, ये लिख लिया, ये मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये एज इट इज़ आ जाएगा, एज इट इज़ आ गया, और जो पावर होगी उसमें से आपने -1 करना है। तो 2 × 3 हो जाएगा 6, और x का x रहेगा, स्क्वायर में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। 1 आप लिखें या ना लिखें उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, ज़्यादा लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो सिंपल सी है डबल डेरिवेटिव, ये आपने यहाँ पे लगाना है, इसीलिए यहाँ पे देखें इसका आंसर 6 आया है, क्योंकि वो डबल डेरिवेटिव हो गया उसी तरह, क्योंकि यहाँ क्यूब था तो यहाँ पे स्क्वायर आया, फिर स्क्वायर के बाद उसको मल्टीप्लाई किया 2 के 3 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 और 6 आपने रीड आउट करना है, सिंपल सा है, बस ऐसा माइंड में रखने के लिए आपने रीड आउट करना है। पॉइंट नंबर 7 है व्हेन 2 बॉडीज रब अगेंस्ट ईच अदर, जब 2 बॉडियों को हम लोग आपस में रगड़ते हैं, द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स अपॉन ईच बॉडी सेपरेटली अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दोनों के ऊपर लागू होती है और अपोजिट डायरेक्शन में लागू होती है। इट एक्ट एज टू स्लो डाउन द मोशन। तो जैसे हमारी गाड़ी की ब्रेक होती है, तो जब हम गाड़ी में स्पीड में जा रहे होते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक की वजह से टायर और ब्रेक के बीच में रगड़ पैदा होती है, जिसकी वजह से उसकी फोर्स जो है, ऑसिलेशन जो है वो कम हो जाती है। तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी जो स्पीड है गाड़ी की वो कम से कम होने लग जाती है, और ज़्यादा ब्रेक अप्लाई करेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। तो सिंपल सी आपका ये पॉइंट है यहाँ पे दिया गया। द क्वांटिटी, अच्छा जी, ये जो आपके पास ये दिया गया है, ये माइक्रो का सिंबल है, इसको हम पढ़ते हैं एज अ माइक्रो, ठीक है। ये सिंबल आपने याद रखना है, इसको पढ़ाता हूँ मैं। ये सिंबल है माइक्रो का। द क्वांटिटी माइक्रो इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इट इज़ अ लार्ज फॉर रफ सरफेस एंड स्मॉल फॉर स्मूथ वन। तो अगर रफ सरफेस होगी, आपकी सरफेस रफ है, तो माइक्रो की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, और अगर ये स्मूथ होगी, यानी कि स्मूथ सरफेस होगा आपके पास, तो इसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी, ठीक है। रफ सरफेस में ज़्यादा हो जाती है और स्मूथ सरफेस में लो होती है, स्मॉल होती है। रिमेंबर दैट F इज इक्वल टू माइक्रो n इज़ एन इम्पीरियल रिलेशन दैट होल्ड्स ओनली अक्रोमेसिलेटली। तो आपने ये रिलेशनशिप याद रखना है कि फोर्स में अगर माइक्रो यूज़ किया जाता है तो माइक्रो मल्टीप्लाई बाय न्यूटन होता है, जो कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये फार्मूला भी आपने माइंड में रखना है माइक्रो के लिए, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 8, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय रफनेस एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल इफ़ यू लुक एट द सरफेस विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो जो फ्रिक्शन है वो तभी पैदा होती है जब हमारे पास सरफेस में रफनेस होती है, ठीक है। रगड़ जब होती है वो तब होती है फ्रिक्शन हमारे पास पैदा। यू विल सी अनइवननेस एंड जजनेस। अच्छा, अगर पिक्चर देखें आप तो इस पिक्चर में आपके पास अनइवन है, ये देखें यहाँ पे ना, ये सरफेस अनइवन है, तो इसमें अनइवननेस और जजनेस है। If these big jumps are leveled somehow, friction will not disappear because
देयर विल बी अ लिटल जम्प्स। अगर हम इसको ख़त्म भी करना चाहें तो इसमें छोटे छोटे जो जम्प्स हैं या छोटे छोटे अनइवननेस है वो रह जाएगी और फिक्शन भी हमारे पास रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपने रीड आउट करना है। ये टेंशन का फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, वी वांट टू फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। जब आप टेंशन और एक्सेलरेशन को साथ में लाते हैं तो उसका क्या फार्मूला बनता है। तो द टोटल फोर्स ऑफ द मास, फर्स्ट मास इज़ F माइनस टी एंड सो दैट F माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। द फोर्स ऑन द सेकेंड मास अप्लाई T एंड T सो इज इक्वल टू M2 एंड A। सॉल्विंग अबव वी गेट, अब इसका फार्मूला सिंपल बता दिया आपने, सिंपल फार्मूला याद रखना है कि टेंशन का फार्मूला होगा M2F ओवर M1 प्लस M2। जो आपके पास सेकंड मास होगा उसको ऊपर रखना है, उसको फोर्स से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है जमा करके M1 और M2 दो मासेस को जमा करना है और उसको डिवाइड कर देना है आपने इस चीज़ से। या आप ये भी ले सकते हैं कि फोर्स को डिवाइड कर दें दोनों के जमा से। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला टेंशन का, ये भी हमें माइंड में रखना है। देयर इज अ जनरल प्रिंसिपल बाय विच यू सॉल्व इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। फॉर इक्विलिब्रियम द सम ऑफ फोर्सेज इज इन एवरी डायरेक्शन मस्ट बी वैनिश, सो एफ एक्स इजिकल टू एफ वाई इजिकल टू एफ जेड इजिकल टू 0। तो जैसा हमने पढ़ा था कि जितनी भी फोर्सेज होती हैं F1 F2 F3 इस तरह की जितनी भी फोर्सेज वो डायरेक्शन में होती हैं, कौन कौन सी डायरेक्शन में होती हैं, एफ एक्स और एफ वाई, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेशन जो हमारी होती है। और हमने ये पढ़ा था कि फोर्स एट द एंड ख़त्म होनी ही होनी है, उसको जितना फोर्स लगाएंगे वो फोर्स एक बार लग जाएगी और उसके बाद उसका एंड हो जाएगा। तो इसलिए हमने फार्मूला जो है वो, अगर हम प्रिंसिपल देखें इक्विलिब्रियम का, तो उसमें होता है एफ एक्स इजिकल टू एफ वाई, एफ एक्स की एफ वाई के बराबर है और एफ वाई जो है वो एफ जेड के बराबर है। ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएंगी, सारी नेट फोर्स 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड वैनिश होनी है। यू मे ऑलवेज चूज द एक्स वाई जेड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। तो आप एक्स वाई और जेड को अपने मर्जी से आप चूज़ कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन को नाम देने के लिए। आगे एग्जाम्पल है वो आपने पढ़ लेनी है और माइंड में रख लेनी है। आज का लेक्चर यहीं तक था। हमने आज लेक्चर नंबर 3, 4 और 5 कवर किया है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।